जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पीके सर में। आइए दोस्तों, आज हम आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके रेलवे वगैरह के एग्जाम में रामबाण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? जो नारियल के छिलके होते हैं उसमें कौन सा ऊतक इन्वॉल्व होता है जो कि नारियल को कठोरता प्रदान करता है? ओके, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक है जो कि उन्हें कठोरता प्रदान करता है? तो वो ऊतक है स्क्लेरेंकाइमा। ओके, स्क्लेरेंकाइमा जो ऊतक है, इसी की वजह से जो कठोर होता है हमारा नारियल। ओके, नारियल जो हमारा कठोर होता है वो किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेंकाइमा की वजह से होता है। ठीक है, देखिए जो बीड़ी पीते हैं लोग, ठीक है, बीड़ी बीड़ी पता है ना क्या होता है? गाना भी इसके ऊपर बना है, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, है ना? तो वो जो गाना है, वो बीड़ी जो बनता है ना, वो बीड़ी कहाँ से आता है या फिर किससे बनता है? तो वो एक पत्ता होता है या फिर आप बोल सकते हैं एक पेड़ होता है तेंदू का, ठीक है, उसके पत्ते से बनता है। ओके, तो तेंदू का जो पत्ता होता है उसी से हमारा ये बीड़ी का फॉर्मेशन होता है, बीड़ी बनता है। ठीक है, अब देखो ये वर्मी कंपोस्टिंग क्या है? ओके, वर्मी मतलब होता है केचुआ। ओके, कंपोस्टिंग मतलब खाद, मतलब केचुओं के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे खाद बनाना ही क्या हमारा कहलाता है? वर्मी कंपोस्टिंग। ओके, तो वर्मी कंपोस्टिंग में किसका प्रयोग करते हैं? तो केचुओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका देखिए आपसे एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि केचुओं का जो अध्ययन है वो विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? तो वर्मी कल्चर कहते हैं। ठीक है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि केचुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वर्मी कल्चर। ओके, देखिए श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में सबसे ज्यादा गैस का विनिमय होता है? ओके, जब रेस्पिरेशन होता है तो उसके थ्रू पौधों की पत्तियों में जो कौन सा भाग होता है जहां पे सबसे ज्यादा गैस को एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा एक्सचेंज कहां पर होता है? तो वो होता है स्टोमेटा में। ओके, ये जो हमारा रंध्र लिखा मैंने, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा। ओके, तो ये जो स्टोमेटा है या फिर जब आप हिंदी में बोल सकते हैं कि जो रंध्र होता है पत्तियों की अंदर, जैसे हमारे बॉडी में छोटे छोटे होल होते हैं जहां से पसीना वगैरह बाहर निकलता है, तो उसी तरह से पौधे की पत्तियों में भी छोटे छोटे होल होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम लोग रंध्र बोलते हैं। और गैसों का जो विनिमय होता है या फिर बोल सकते हैं गैसों का जो एक्सचेंज होता है ना, वो इन्हीं रंध्र के माध्यम से होता है, इन्हीं स्टोमेटा के माध्यम से होता है। ठीक है, अब देखो एक बुक आई है क्या मतलब बहुत पहले आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इस बुक को डार्विन नाम के एक साइंटिस्ट ने लिखा था। इसमें उन्होंने बताया क्या था कि जो प्रकृति है उसके थ्रू जीवों का विकास कैसे होता है उसके बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, तो बुक जो हमारा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, हिंदी में क्या होगा? प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का जो विकास हुआ है, इस बुक को किसने लिखा है? तो डार्विन ने। ओके, इसमें मेनली बताया गया बुक में कि जैसे जैसे प्रकृति आगे बढ़ती गई, जो जीव थे उनके अंदर किस तरह से परिवर्तन आया है, किस तरह से उनका विकास हुआ है, उसके विषय में इस बुक में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक बुक किसने लिखा है? डार्विन ने लिखा है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकृति चयन द्वारा जीवों का विकास नामक पुस्तक किसने लिखा है? डार्विन ने। अब आता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत, म्यूटेशन थ्योरी जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूटेशन थ्योरी। आप लोगों ने एक मूवी आई थी पहले हॉलीवुड की, देखा होगा, एक्समैन करके। एक्समैन में जो डिफरेंट उनके अंदर पावर होती है, किसी के आंखों से बिजली निकलता है तो कोई उड़ने लगता है, ये जो डिफरेंट पावर है ना, उनको बोलते हैं म्यूटेशन, परिवर्तन। मतलब किसी जीव के अंदर अचानक से किसी शक्ति का जागरण हो जाना या फिर उसके अंदर अलग अलग तरह की एक नॉर्मल पर्सन से अलग योग्यता होना, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर अभी पढ़ाते पढ़ाते हम उड़ने लगे, मतलब उड़ने का जो मेरे अंदर कैपेसिटी आ जाए, एक नॉर्मल पर्सन से अलग होगा ना, हर कोई तो नहीं उड़ सकता, तो ये जो मेरे अंदर उड़ने की प्रवृत्ति आएगी इसको बोलेंगे म्यूटेशन। ओके, तो जीवों के अंदर अचानक से कोई परिवर्तन आना है उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज। ओके, ह्यूगो डिब्रीज नाम के साइंटिस्ट ने
म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था मतलब कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। ओके, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने। कब दिया था? 1909 1901 में उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डिब्रीज नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। अब देखो जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेनेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवांशिकता। अनुवांशिकता जो शब्द है उसका सर्वप्रथम यूज या फिर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वाटसन ने। ठीक है, कब किया था? 1905 में। अनुवांशिक शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले वाटसन नाम के साइंटिस्ट ने 1905 में किया था। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से बनता है। अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछेगा, ठीक है, अनुवांशिकता के पिता के नाम से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके, या फिर अगर आपसे पूछ दे कि अनुवांशिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तब आपका आंसर होगा वाटसन। या फिर कब किया था? तो 1905 में। वैसे ये ईयर नहीं पूछता है, मेनली यही पूछता है, ठीक है, कि किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब आता है जीन। जीन पाए कहां जाते हैं? देखो दोस्तों, न्यूक्लियस में हमारा होता है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम में ही हमारा आपका डीएनए, आरएनए और जीन वगैरह होते हैं। तो ये जो डीएनए है, सॉरी, ये जो जीन है, ये जीन की खोज किसने किया था? जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट ने किया था। कब किया था? 1909 में। ओके, जोहानसन नाम के साइंटिस्ट ने जीन की खोज की थी। जीन कहां पर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर, जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए, आरएनए और जीन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जीन होता क्या है? जीन अनुवंशिकता की एक इकाई के रूप में काम करता है। मतलब ये करता है क्या है? जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो हमारे अनुवंशिकी चरित्र होते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी गुण माता पिता का होता है, बच्चों के अंदर ट्रांसफर करने का काम यही करते हैं सब, जीन वगैरह, डीएनए वगैरह। ठीक है, अब देखो जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य जो है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें जो क्रोमोसोम होता है, मतलब जो गुणसूत्र होता है, वो कितना होता है? 46 होता है। ठीक है, एक मेल में 46 होगा और एक फीमेल में भी 46 होगा। लेकिन अगर पेयर की बात करेगा तो एक पेयर में कितने गुणसूत्र आएंगे? तो टोटल कितने पेयर बन जाएंगे 46 के? 2 से डिवाइड करेंगे 46 को तो 23 पेयर। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पेयर में कितनी होती है? तो 23। या फिर अगर आपसे पूछ दे कि मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो हमारा गुणसूत्र पूछेगा तो 46 होगा। अब ये 46 गुणसूत्र इन्वॉल्व कैसे रहते हैं? देखो, मेल में और फीमेल में दोनों में ये 44 जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये सेम होता है। 44 क्रोमोसोम दोनों में सेम होता है। मेल में भी इतना ही पाया जाता है और फीमेल में भी इतना ही पाया जाता है, 44। लेकिन ये जो दो गुणसूत्र होते हैं ना, जो दो गुणसूत्र होते हैं वो अलग होते हैं। कौन से? देखो, मेल में जो गुणसूत्र होता है वो एक्स और वाई करके होता है। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। ठीक है, ये जो दो गुणसूत्र है यही अलग होने की वजह से मेल और फीमेल की पहचान होती है। इसलिए तो जो बॉडी का लगभग पूरा स्ट्रक्चर है 90% लगभग सेम होता है मेल और फीमेल का। 2 आंख, 2 कान, 2 पैर, 2 हाथ, सब कुछ लगभग सेम होता है। बट जो दो गुणसूत्र यहाँ पर एक्स वाई और एक्स एस चेंज होने की वजह से कुछ आपके चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि लड़का कब होता है, लड़की कब होती है, प्रोडक्ट जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, या फिर आप बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन के समय लड़का होगा कि लड़की। देखो, यहां से जो मेल है इसका एक्स और इसमें तो एक्स है ही, अगर यहां से भी एक्स आ गया, यहां से भी एक्स आ गया, तो क्या मिलेगा? एक्स एक्स मिलेगा। और एक्स एक्स क्या शोर कर रहा है? फीमेल को। मतलब अगर मेल का भी एक्स और फीमेल का भी एक्स मिलेगा तो एक्स एक्स बनेगा और इससे हमारा लड़की का जन्म होगा, फीमेल का जन्म होगा। लेकिन अगर ये जो मेल है, मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का तो एक्स है ही, तो ये वाई और एक्स मिल जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक्स वाई। और एक्स वाई क्रोमोसोम में हमारा किस में आता है? मेल में। ठीक है, तो कौन सा पैदा होगा? लड़का पैदा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं जो मेल का स्पर्म होता है। मेल का स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है,
फीमेल का जो ओवम होता है, फीमेल का जो एग होता है, जो अंडा होता है, उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। मेल का जो स्पर्म होता है उसमें भी 23 गुणसूत्र होते हैं। फीमेल का जो अंडा होता है या ओवम बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें भी 23 क्रोमोसोम 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। देखिए जो हमारा दांत है, जो हमारा टीथ है, ये जो व्हाइट व्हाइट चमकता है या फिर व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है, ये किसकी वजह से दिखाई देता है? तो दांत के ऊपर एक लेयर जमा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनामेल। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनामेल। इसी इनामेल की वजह से ही हमारा जो दांत है वो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता है या फिर सफेद सफेद रंग का चमकदार दिखाई देता है। ठीक है। विसरण का नियम किसने दिया था? आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? जो विसरण का नियम है उसको किसने दिया था? तो ग्राहम नाम के एक साइंटिस्ट ने विसरण का नियम आपका दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राहम का विसरण नियम। अब ये विसरण होता क्या है? विसरण मतलब होता है किसी दो जगहों का आपस में कंसंट्रेशन में अगर अंतर है, मतलब सांद्रता में अगर अंतर है, तो ज्यादा वाली चीज से कम वाली जगह पर क्या करेगा? वो चीज चला जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे अगरबत्ती है, जब हम लोग उसको जला देते हैं तो उसकी जो सुगंध होती है, जहां पर जलाते हैं वहां पर ज्यादा होती है, और जब यहाँ पर पूरा एरिया कवर कर लेता है उस सुगंध से, तो वो जो सुगंध है दूसरी जगह जाने लगता है जहां पर सुगंध है ही नहीं। मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर किसी भी चीज का गमन करना, उसको हम लोग बोलते हैं विसरण। जैसे किशमिश होता है, पानी में डाल देते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग पानी देखते हैं कि पानी ज्यादा होता है और किशमिश में जो मिठास होती है वो थोड़ी कम होती है, या फिर बोल देते हैं कि जब पानी में डाल देते हैं तो उसमें पानी क्या करता है? इंटर कर जाता है। ठीक है, तो वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाता है, इसी को बोलते हैं विसरण। तो इस विसरण के नियम के अनुसार ग्राहम ने बताया क्या? किसी भी गैसों के विसरण की जो दर होती है ना, वो उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, जो गैसों की विसरण की दर होती है वो उन गैसों के घनत्व के, डिफर का है डेंसिटी, घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ओके, अब देखो परम शून्य ताप ये होता कितना है? 0 डिग्री केल्विन को हम लोग बोलते हैं परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोल सकते हैं आप। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ये कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। ओके, देखो समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के जो निश्चित आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। इसको किसने दिया था? ओके, समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की जो संख्या होती है वो समान होती है। इसको एक साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम है अवोगाद्रो। क्या नाम है? अवोगाद्रो। अवोगाद्रो नाम के साइंटिस्ट ने ये अपनी परिकल्पना दिया था। क्या दिया था? समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, और वो संख्या कितनी होती है? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 23, 6.022 गुणे 10 के घाते 3, यही वो संख्या होती है। ठीक है, और इस परिकल्पना को किसने दिया था? अवोगाद्रो। ठीक है, या फिर इस संख्या को हम लोग अवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो जो लिटमस पत्र होता है इसकी प्राप्ति कहां से होती है? लाइकेन से होता है। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लिटमस सोल्यूशन होता है, लिटमस सोल्यूशन का यूज क्या करते हैं? पीएच रेंज पता करने के लिए। ठीक है, पीएच पता करने के लिए किसी भी कंपाउंड का हम लोग लिटमस पत्र का यूज करते हैं, लिटमस सोल्यूशन का यूज करते हैं। और ये लिटमस पत्र या लिटमस सोल्यूशन कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है, और ये जो लाइकेन होता है या फिर जो लिटमस पत्र होता है जो प्राप्त कर लिया जाता है, तो इसका रंग ओरिजिनल कैसा होता है? उस समय बैगनी रंग का होता है। जितना मैं बॉक्स में बना रहा हूं ये सब क्वेश्चन का आंसर है और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? लिटमस पत्र कहां से प्राप्त होता है? लाइकेन से प्राप्त होता है। और इसका रंग कैसा होता है लिटमस पत्र का? तो बैगनी रंग का होता है। ठीक है, देखो अम्ल की जो अम्लीयता होती है, ठीक है, एसिड की जो एसिडिटी होती है, आप एसिड को जितना गर्म करेंगे ना वो और बढ़ती जाएगी। ठीक है, अम्ल की अम्लीयता गर्म करने पर बढ़ती है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, H2S
ठीक है, H2S उसको बोलते हैं। ये क्या है, एक कलरलेस गैस है, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन गैस होती है जो कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध देता है। ये क्वेश्चन आता है कि वह कौन सी गैस है जो कि सड़े हुए अंडे की जैसी उसकी गंध आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है ये एक रंगहीन गैस है, कलरलेस गैस है। जो मिट्टी की क्षारीयता है, ठीक है, मिट्टी की जो क्षारीयता होती है इसको कम करने के लिए उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, तो जिप्सम मिलाते हैं। अगर जिप्सम ऑप्शन में नहीं होगा तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन में होगा, मैं लिख देता हूं, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, यही होता है हमारा जिप्सम। ओके, मैंने इसके बारे में बताया भी है कि जिप्सम को जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो इसके जो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं इसमें से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ जाते हैं और बचता है क्या, कैल्शियम सल्फेट का हाफ मॉलिक्यूल CH4 इंटू हाफ H2O, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब देखो जो एसिड होता है, अगर मान लो एसिड को हम लोगों को डाइल्यूट करना है, मतलब तनु करना है, तनु मतलब समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप खाना बना रहे हैं, नमक ज्यादा पड़ गया, मतलब जो नमक की क्वांटिटी वो ज्यादा हो गई, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा सा पानी डाल दें। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए आप शरबत बना रहे हैं, शरबत में चीनी ज्यादा हो गया, मीठा बहुत ज्यादा लग रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें पानी डाल देंगे जिससे कि वो मेंटेन हो जाए। तो एसिड की एसिडिटी को, या फिर आप बोल सकते हैं कि अम्ल जो होता है उसको डाइल्यूट करने के लिए, मतलब एसिडिटी को, एसिड को कम करने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, पानी में अम्ल को मिलाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ दोस्तों कि अम्ल को तनुकरण करने के लिए या फिर तनु बनाने के लिए हम लोग अम्ल में पानी डालते हैं या पानी में अम्ल डालते हैं। तो दोस्तों अम्ल को तनु करने के लिए ना हम लोग पानी में अम्ल डालते हैं, ना कि अम्ल में पानी डालेंगे। दोस्तों अगर हम लोग अम्ल में पानी डाल देंगे ना तो इतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी कि आग लग सकती है। ठीक है, ना कि अम्ल में पानी, मतलब अम्ल के अंदर पानी नहीं डालेंगे, पानी में हम लोग अम्ल को डालेंगे। ठीक है, अब देखो जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, इसको पिघलाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एक्वा रेजिया का। ओके, एक्वा रेजिया को हम लोग अम्लराज भी बोलते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं, अम्लराज नाम से भी जानते हैं। तो जो सोना होता है उसको पिघलाने के लिए हम लोग एक्वा रेजिया का यूज करते हैं, इसको हम लोग अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। तो ये अम्लराज या एक्वा रेजिया होता क्या है, देखो ये होता है नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लराज या एक्वा रेजिया। अब बात ये आती है कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनका रेशियो कितना होता है इस मिश्रण में। तो देखो इसमें HCl में कितने लेटर हैं, 1 2 3, तो ये 3 रेशियो में होगा। ठीक है, और बच गया कौन, HNO3, 1:3 फॉर्म में होता है। एक को याद कर लीजिए, HCl में कितने होते हैं, 3 लेटर, तो 3 रेशियो में HCl होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये जो HNO3 है ये आपका 1 रेशियो में होता है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ से वैसे यहाँ भी हाइड्रोजन है, बट इसमें आप कंपेयर कर लेना कि इसमें 3 लेटर तो इसमें 3 तो आएगा ही आएगा। अब ये बच गया बात नाइट्रिक एसिड में कितना होगा रेशियो, तो हाइड्रोजन पहला है, पहले नंबर पर 1 आता है। ठीक है, हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1:3 फॉर्म में होता है एक्वा रेशियो। ठीक है, इसी में हमारा जो गोल्ड वगैरह वो पिघला जाता है। ठीक है, अब देखो जो कॉपर सल्फेट है इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो वाटर सोल्यूशन होता है, जो जली विलयन होता है, ये क्या करता है, जो हमारा ब्लू लिटमस सोल्यूशन होता है ना उसको रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है इसका जली विलयन नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉपर सल्फेट का जली विलयन क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।